वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे और जैसे ही ये घटना हुई उसके कुछ एक महीने में ही वो ईरान गए, खुमैनी से मिले और उनका ईरान का और भारत का रिलेशन तब से बहुत ज़्यादा मतलब सुधार में आ गया और बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय से ही हुई। आपको तो जिस बीजेपी को ये बोलते हुए कहा जाता है कि बीजेपी ईरान के पक्ष में ना रह के इजराइल के पक्ष में है, अगर लोग इतिहास पढ़ेंगे तो बीजेपी से रिलेटेड पार्टी ही सबसे पहले अपने रिलेशंस को ईरान के साथ अच्छा की। अगर आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है या आएगी तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो उबाऊ है, इसमें नॉलेज नहीं है और मैं आपको उतनी सारी नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ, तो डेफिनेटली इसको डिसलाइक कीजिए। देख के छोड़ के मत जाइए, या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। मैं आपके डिसलाइक से भी हतोत्साहित नहीं होऊंगा, मैं इससे और अच्छा कंटेंट और कॉम्पैक्ट करके कंसाइज करके इससे अच्छा बना के आपको दूंगा। लेकिन अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे बंगाल वाले पार्ट 1 की, तो आपको लगेगा कि कौन बोल रहा है, आप 10 सेकेंड में उसको स्किप मार देंगे। लेकिन आज वाली वीडियो अगर आप अभी तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये वीडियो देख के अपना टाइम नहीं गंवाया है, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हिस्ट्री की, इंडिया ईरान की और अभी की जो पॉलिटिकल कंडीशन है और जो हॉर्मुज की कंडीशन है उस पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी और वीडियो को देखना पड़े लेकिन 2026 तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं नई वीडियो में, लेकिन इस बार मैं बंगाल के मुद्दे पे बात नहीं करने वाला हूं। इस बार मैं ईरान के मुद्दे पे बात करूंगा। अभी जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, फर्टिलाइजर्स का भी संकट है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारी खपत बहुत अधिक है और जितना हम पेट्रोलियम पदार्थ जो है जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उससे करीब करीब हम 7-8 टाइम्स जो है ज़्यादा उसको इंपोर्ट करते हैं। मैं इस तरह से कह रहा हूँ, जैसे हम 50% प्रोड्यूस करते हैं तो हम 85% इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट जो हम करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम हमारा पोर्शन रहता है 60 to 70% वो खाड़ी देशों से रहता है। और खाड़ी देशों से रहने के बाद हम रसिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें पेट्रो प्रोडक्ट्स मिल तो रहा है, क्रूड ऑयल मिल तो रहा है, लेकिन वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है और सरकार को उसके एवज में बहुत ज़्यादा फॉरेक्स जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो खर्च करना पड़ रहा है, डॉलर्स में उसको पे करना पड़ रहा है, जिससे हमारे देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घट रहा है। तो प्रधानमंत्री जी इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए, मन में रखते हुए उन्होंने हम लोगों से आह्वान किया कि हम कम से कम जो है क्रूड ऑयल का यूज़ करें। अगर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो इनऑर्गेनिक ना करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें। ये अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे तो वो चूँकि हम खुद से उसको प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमें जो है उसके लिए डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और जहाँ तक बात है क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल का जितना कम से कम हो सके उतना हमको खर्च करना चाहिए। एडिबल ऑयल भी जो है, अगर हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू पाम ऑयल, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि सरसों तेल जो है हमारे देश में ही खुद ही प्रोड्यूस किया जाता है, पाम ऑयल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। चलिए, ये बातें तो हो गई। अभी मैं जो है ईरान के मुद्दे पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ। ईरान के मुद्दे पे मुझे ये बात करनी थी कि ईरान का इतिहास आखिर में क्या है। क्या ईरान हमारे देश से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है? क्या ईरान के लीडर्स का कोई रिलेशन है हमारे देश से? और क्यों ईरान से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान हो रहा है? अभी ये मैं किसी पार्टी का फेवर लेकर कोई बात नहीं करूँगा, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से सारी बातें करूँगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
कि इस वीडियो में मैं आपको वैसी वैसी बातें बताऊंगा कि यूट्यूब में आपको कभी किसी वीडियो में वो मिल ही नहीं सकता है। उतने डेप्थ में कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता है, और जाने के लिए भी फिर उसको उतना ही ज़्यादा उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। इसलिए तो मेरे पास थोड़ा सा एक एज हो गया कि कोई अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ऐसी बातें पता चलेंगी, या तो उन्होंने शायद अपने करिकुलम में पढ़ा हो, या फिर वो यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, अच्छे एस्पायरेंट हो, या फिर उनकी ईरान को लेकर बहुत ही अधिक इन डेप्थ नॉलेज हो। तो मुझे एक फिर मतलब मुझे एक बेनिफिट मिला कि मैं आप लोगों के सामने वो कहने जा रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद ही कहीं मिलेंगी अगर आप उस चीज़ का रिसर्च करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ ईरान के इतिहास को लेकर। ईरान के इतिहास से पहले मैं भारत का कुछ इतिहास आपको बताऊंगा। हमारे देश में एक व्यक्ति हुए थे जिनका जन्म हुआ था 1790 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। वो उनका जन्म जो हुआ था, सैयद अहमद मुसावी का जन्म जो हुआ था, वो उत्तर प्रदेश के बाराबांकी ज़िले के किंतुर गांव में, उत्तर प्रदेश के बाराबांकी ज़िले के किंतुर गांव में। अब मैं बाद में बताऊंगा कि मैं सैयद अहमद मुसावी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। उनके फोर फादर्स आए थे, ये सैयदी थे, मतलब सैयद पंथ के थे। इस्लाम में ये सैयद पंथ के थे, सैयदी। इनके फोर फादर्स जो है कश्मीर से उत्तर प्रदेश आए थे। सैयद अहमद मुसावी के साथ क्या हुआ, वो करीब करीब जब 25-30 साल के हुए, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1830 ईस्वी के को 1830 ईस्वी में सैयद अहमद मुसावी वो ईरान गए थे। ईरान इसलिए गए थे ताकि वो रिलीजियस चीज़ों को पढ़ पाए, रिलीजियस एजुकेशन के लिए गए थे। ईरान के नजफ शहर में वो गए थे, और वहाँ उन्होंने अच्छी खासी एजुकेशन ली, इस्लामिक एजुकेशन ली। तो इस्लामिक एजुकेशन लेते हुए उनको 5-7 साल बीते। वो खुद में एक स्कॉलर बन गए। खुद से उन्होंने नजफ में प्रीचिंग शुरू की, अपने उपदेश शुरू किए। इस्लामिक उपदेश जो लेक्चर्स होते हैं वो उन्होंने शुरू किए 1835 ईस्वी के आसपास से। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए, उनके शिष्य हुए। तो उनके शिष्यों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि चूँकि वो धर्मगुरु बन चुके थे, कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ जो है यहाँ से नजफ शहर से चल के आप खुमैन शहर में चलिए। खुमैन भी एक शहर है जो ईरान का ही शहर है। आप खुमैन शहर में चलिए, हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आपको वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो सैयद अहमद मुसावी जो उत्तर प्रदेश के बाराबांकी ज़िले के किंतुर गांव से नजफ शहर गए थे, अपने शिष्यों के कहने के कारण वो खुमैन शहर गए। खुमैन शहर में उनको उनके शिष्यों ने अच्छी खासी ज़मीन दी, उनको बसाया। वो 1838-39 में खुमैन शहर गए। उनके शिष्यों ने उनको वहाँ पे अच्छी खासी ज़मीन दी, उनको बसाया। वहाँ उनकी शादी भी हुई। शादी होने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज करके सैयद अहमद मुसावी हिंदी रखा। सैयद अहमद मुसावी हिंदी रखा। वहाँ उन्होंने शादी की खुमैन शहर में, और वो वहाँ के एक ज़मींदार बने। और वहाँ उनकी शादी होने के बाद उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम था सैयद मुस्तफ़ा मुसावी अल हिंद। अल हिंद लिखने का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान से। उनका आप जब भी किसी भी कतर के, ओमान के या फिर अरब देश में किसी भी इंसान के साथ अगर ये नाम जुड़ा हुआ देखेंगे अल हिंद, इसका मतलब होता है कि उनके फोर फादर्स कभी न कभी हिंदुस्तान से मूव करके उस जगह गए थे।
तो उनके बेटे का नाम हुआ आपको सैयद मुस्तफ़ा मुसाफ़ी अल हिंद। और 1902 ईस्वी में सैयद मुस्तफ़ा मुसाफ़ी अल हिंद को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी। तो अयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी एक्चुअल में सैयद अहमद मुसाफ़ी के पोते थे। उनका जन्म 1902 में हुआ था और उसी के कुछ महीनों के बाद उनके पिता जो थे सैयद मुस्तफ़ा मुसाफ़ी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी जो है बाद में जाके 1925 से ईस्वी तक में वो भी एक रिलीजियस टीचर बने और रिलीजियस टीचर बनने के दौरान में वो जो उन्होंने एजुकेशन ली और टीचर बनने के दौरान में वो खुमैन शहर से वो कौम शहर गए। कौम शहर ईरान का एक शहर है, वो वहाँ गए कौम शहर, और उन्होंने अपनी जो है वो एज ए लेक्चरर एज ए टीचर वहाँ पे इस्लामिक जो व्यवस्थाएं होती है, वहाँ का जो मदरसा था, मदरसा में एज ए टीचर वो वहाँ पे नौकरी करने लगे। अयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी जो पहले वो भी अपने जो राइटिंग्स थे उसमें वो भी लिखा करते थे अयतुल्ला रुहल्ला खुमैनी अल हिंद, लेकिन बाद में उन्होंने उसको लिखना छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि 1930 ईस्वी से लेके 1950 ईस्वी तक आप मान सकते हैं, 1950 ईस्वी तक वो वहाँ पे टीचर थे, स्कॉलर थे, बहुत सारी चीज़ों को वो पढ़ाते थे। उनके मेन जो थे सब्जेक्ट्स जो थे वो थे आपको फ़िक़ह, इस्लामिक न्याय शास्त्र, फिर उसूल अल फ़िक़ह, न्याय शास्त्र का सिद्धांत, फिर हिकमत, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी, फिर इरफान, इस्लामिक नॉलेज एंड मिस्टिसिज्म, मतलब इस्लामिक ज्ञान और रहस्यवाद जिसको इरफान भी कहा जाता है, फिर अखलाक, इस्लामिक एथिक्स, ये 5 सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते थे। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को वो पढ़ाते थे। इसी दौरान जो अभी इस्लाम के जो सुप्रीम लीडर थे मुस्तफ़ा खुमैनी से पहले, खामेनेई से पहले, अली खामेनेई, अयतुल्लाह अली खामेनेई, ये 1940 ईस्वी के दौरान में ये उनसे अयतुल्लाह खुमैनी से कौम शहर में मिले थे एज ए उनके टीचर। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को वो पढ़ाते थे, इन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे। इनके बहुत सारे शिष्य बने। तो उस शिष्यों के बनने के दौरान में अली खामेनेई जो 1989 से लेके 2026 तक ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और इन्होंने ही अयतुल्लाह रुहल्ला खुमैनी ने ही एक सिद्धांत दिया था विलायत फ़कीह का, 70 मेंबर जूरी, जो ये तय करती है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा और ईरान के जो पॉलिटिकल पोस्ट पे रहने वाले लोग कौन होंगे। तो जो मेंबर जो है 70 मेंबर की जो जूरी बनाती है उसको विलायत फ़कीह कहा जाता है। ये सिद्धांत खुमैनी ने ही दिया था और खामेनेई उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अभी एक तरह से मैंने आपको भारत के साथ खुमैनी और खामेनेई का एक रिलेशन बताया कि ईरान के साथ इंडिया का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। ये इन्वॉल्वमेंट आज से 250 साल पहले से ही शुरू हो गया था। आप एक तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी 2025 है, 1830, 200 साल मान के चलिए, 200 साल पहले ही ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और जो अभी इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भारत का भी योगदान था। जो 1979 में जो तख्ता पलट हुई थी, रजा पहलवी जो थे, रजा पहलवी जो 1979 में मूव किए थे,
तो उनके मूव करने से पहले इनको आयतुल्लाह जो खुमैनी थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, उनको देश निकाला दिया गया था। तो वो कहाँ जाकर बसे थे? वो एक्साइल में थे, आपको पेरिस में, फ्रांस में। और अब मैं आपको क्या कहते हैं, शाह फैमिली की भी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। जो वहाँ का जो राजवंश परिवार था, 1925 से पहले काजार राजवंश था। 1925 में शाह पहलवी, शाह राजवंश के पहले शासक के रूप में वो आए थे। 1925 से लेके 1916 से 1920 तक प्रथम युद्ध हो गया था। 1921 से ही परेशानी चल रही थी। शाह पहलवी का 1921 से ही इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। काजार डिनेस्टी जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो 1925 से लेके 1935 तक इन्होंने अच्छा खासा एंजॉय किया। बहुत सारे आपको रिफॉर्म्स भी लाए, वेस्टर्न रिफॉर्म्स लाए, वहाँ के कल्चर लाए, लेकिन वहाँ पे कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं थी, क्योंकि वो किंगडम था, इसलिए वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। तो 1935 में हुआ क्या, 1935 जो है वो आपको 1935 में से ही आपको जर्मनी और इधर ब्रिटेन और फ्रांस में एक तरह का तकरार शुरू हो गया था। तो 1935, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, 1935 में यही शाह पहलवी जो थे, इन्होंने ही ईरान का नाम रखा था। 1935 से पहले ईरान का नाम पर्शिया हुआ करता था। 1935 में उस कंट्री का नाम पर्शिया से ईरान हो गया था। तो ईरान होने के बाद, नाम चेंज होने के बाद, वहाँ ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को ये लग रहा था कहीं ये जो ईरान के जो शासक हैं ये कहीं जर्मनी का साथ ना दे दे, इसलिए इन लोगों ने जो है बहुत अच्छे से इनको घेरना शुरू किया कि ये कमज़ोर हो जाए, ईरान कमज़ोर हो जाए। तो फाइनली 1941 में इन्होंने रजा पहलवी को, अपने बेटे को, शाह पहलवी ने रजा पहलवी को अपनी राजगद्दी दे दी और वो फाइनली अमेरिका के गोद में जा बैठे। हाँ, ईरान का उस समय वेस्टर्नाइजेशन बहुत हुआ, मॉडर्न कल्चर आया, मॉडर्न एजुकेशन आया, सब कुछ चीज़ें बहुत उनकी स्मूथली चली। लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की जिनके कारण जनता इन पे त्रस्त थी। इसी दौरान ऐसा हुआ कि ये जो एज ए लेक्चरर थे रूहुल्लाह खुमैनी, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल गैदरिंग्स करने लगे। पॉलिटिकल गैदरिंग्स जब वो करने लगे तो उनको देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला जब दे दिया गया तभी खामनेई एक्टिव हुए और खामनेई उनके एज ए राइट हैंड सारी एक्टिविटीज़ ईरान में करने लगे। फाइनली 1979 में रजा पहलवी को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो यूएसए मूव कर गए और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो है ईरान के पहले सुप्रीम लीडर वो बने 1979 में। और सबसे एक अजीब सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपको शायद ही यहाँ यूट्यूब में कोई बता पाए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। और जैसे ही ये घटना हुई उसके कुछ एक महीने में ही वो ईरान गए, खुमैनी से मिले और उनका ईरान का और भारत का रिलेशन तब से बहुत ज़्यादा मतलब सुधार में आ गया और बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय से ही हुई आपको। तो जिस बीजेपी को ये बोलते हुए कहा जाता है कि बीजेपी ईरान के पक्ष में ना रह के इजराइल के पक्ष में है, अगर लोग इतिहास पढ़ेंगे तो बीजेपी से रिलेटेड पार्टी ही सबसे पहले अपने रिलेशंस को ईरान के साथ अच्छा की। उस समय कोई दूसरी पार्टी इस तरह का नहीं कर पाई। अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने फिर उन्होंने इन संबंधों को और आगे ले जाने का काम किया और उन्होंने ईरान ने भी अपने तरफ से, वो कश्मीर के मुद्दों पर बात करते थे, खुमैनी भी बात करते थे, लेकिन खुमैनी ने कभी भी खामनेई की तरह ये नहीं कहा
कि कश्मीर की जनता को परेशान किया जाता है और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। ये अली खामनेई ने कहा, उनके शिष्य ने कहा, खुमैनी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कश्मीर की जनता की बात उठाई क्योंकि उनके फोर फादर्स कश्मीर से ही थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर जो है भारत का भिन्न हिस्सा नहीं है। तब ये भी मैं बात को भटक गया था थोड़ा सा। अटल बिहारी वाजपेयी उनसे जाकर मिले और ये जब सुप्रीम लीडर बने उसके बाद ही ईरान जो है NAM का नाम का सदस्य बना, नॉन अलाइन मूवमेंट का सदस्य बना। गैर निरपेक्ष गुट कहते हैं उसको, जो वैसे देशों का समूह जो किसी भी देश का पक्ष ना लेता हो, उसका वो सदस्य बना था। फाइनली 1979 से लेकर 1989 तक 1979 से जैसे ही 98 आया, इराक ने फिर ईरान पे हमला कर दिया। 1988 तक ऐसे ही चलता रहा। खुमैनी का समय ऐसे ही चलता रहा। उन्होंने बेशक जो है सारी चीज़ों का इस्लामीकरण किया, एक तरह से इस्लाम की ओर ईरान को ढकेला, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी की। वो युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे और वो अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़े। लेकिन 1989 में जब उनके मरने के बाद खामनेई आए, उसके बाद से ही सारी घटनाएं जो हैं जोड़ पकड़ने लगी। चाहे वो आपको लेबनान का हो, चाहे वो सीरिया का हो, इराक के वेस्टर्न साइड के कुछ कुर्दों का गुट हो, चाहे वो आपको फिलिस्तीन में जो वहाँ पे जो वो है हमास है उसका मुद्दा हो, खामनेई से पहले ये सारी चीज़ें उस तरह की नहीं थे। फाइनली 89 से खामनेई आए, इस तरह की चीज़ें बढ़ी। तब भी जब अटल बिहारी वाजपेयी आए 98 में, उन्होंने ईरान के साथ अपने संबंधों को हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया और भारत और ईरान के संबंध हमेशा अच्छे रहे, आज भी अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अभी की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, अभी की जो क्रूड सप्लाई की कंडीशन है, उसकी प्राइसेस की कंडीशन है, तो ये सही में हमारे देश के साथ एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हमारा देश जो है महंगे रेट पर तेल को अफोर्ड नहीं कर सकता है और हमारे देश की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, निर्भरता क्रूड पर बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर उस तरह से मूव नहीं कर पाए हैं और हॉर्मुज में बहुत ही अधिक जो है अभी सप्लाई का संकट गहराया हुआ है। ये कोई भी नहीं बता सकता है कि ये परेशानी अगले 10 दिन में ठीक होगी या 10 महीने में ठीक होगी। और ईरान का इन्फ्लुएंस, अगर आप सोचते हैं कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है, IRGC तबाह हो गया है, उसके बाद हॉर्मुज में ईरान कर ही क्या लेगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। वो क्षेत्र बहुत ही छोटा है और जो उस क्षेत्र की निगरानी के लिए जो रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट चाहिए वो बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। अगर उनका कोई पावर प्लांट नहीं भी चलता है, उनकी कोई चीज़ नहीं भी चलती है, तब भी उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो 10,000 फास्ट बोट्स बना सकते हैं। 10,000 फास्ट बोट्स के साथ साथ हर एक बोट में वो 6 लोग मतलब 60,000 लोगों को रख सकते हैं। अब उनके पास अगर 10 बोट भी रहती है, 10 बोट भी अगर उनके पास रहती है तो वो आप समझ लीजिए कि वो 10 किलोमीटर का जो है वो एरिया कवर कर सकते हैं। और उस 10 बोट को ख़त्म करने के लिए, जिसमें से 6 लोग पर बोट हैं, 60 लोगों को ख़त्म करने के लिए कम से कम 400 से 500 करोड़ अमेरिका को खर्च करना पड़ेगा और वो 60 लोग दोबारा आ जाएंगे। उनके पास काफ़ी ज़्यादा के संख्या में क्या कहते हैं सेना है। अब अमेरिका के पास भी ये चीज़ संभव नहीं है कि वो हर एक फास्ट बोट, हर एक स्पीड बोट को जो है वो करता चले, मारता चले।
वो एक बोट को मारेगा तो उसको 10 करोड़ का मिसाइल लग जाएगा, क्योंकि नज़दीक से आके मार नहीं सकता, वो फास्ट बोट से मार नहीं सकता। अगर फास्ट बोट से वो आके मारने की कोशिश करेगा तो कैजुअलिटी उसकी भी उतनी ही होगी जितनी ईरान की होगी, जिसको अमेरिका एफर्ट ही नहीं कर सकता। तो फाइनली उसको जो कुछ भी करना पड़ेगा अपने शिप्स के थ्रू करना पड़ेगा, और शिप्स के थ्रू करना पड़ेगा तो उसे मिसाइल अटैक करना पड़ेगा, और वो एक भी मिसाइल अगर छोड़ता है तो फिर वहीं उसका 100 करोड़ चला गया। हकीकत यही है, यही जो है मेन परेशानी है। कोई मिसाइल उनका $10 मिलियन से कम का ही नहीं है। उसके बाद फास्ट बोट्स के बाद उनके पास बहुत ही ज़्यादा उस तरह के मिसाइल होने चाहिए जो उस एरिया को कवर कर पाए। और ये जो स्पीड बोट्स होते हैं, फास्ट बोट्स होते हैं, ये आखिर में होते क्या है? एक बोट होती है, वो प्लास्टिक की बनी हुई रहती है, रबर की बनी हुई रहती है, वो कोई ऐसी नहीं है कि वो मेटल या लकड़ी की बनी हुई रहती है, इसलिए वो रिसोर्सेज बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें एक मोटर लगा दिया जाता है, वो मोटर लग गया तो वो फास्ट बोट हो गया। अब उसमें कोई एक्स्ट्रा वेपन नहीं रहता है। लोग अपने पास जो है ये लाइट मशीन गन या फिर क्या कहते हैं, उनके पास जो ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं, उसी को लेकर वो बैठते हैं। वो ज़्यादा कुछ लॉस तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो किसी भी शिप पे फायरिंग करेंगे तो उस शिप को परेशानी ज़रूर होगी। बाद बाकी वो अपने रेडियो नेटवर्क से वो ये चीज़ बता देते हैं कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है कि उनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए उनको नहीं रोका जा सकता। ऐसा नहीं है कि उनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज बहुत महंगे हैं, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता। यही प्रॉब्लम है कि कोई ये नहीं बता सकता है कि ये 10 दिन की लड़ाई है होर्मुज पे, या फिर 10 महीने की लड़ाई है, या 1 साल की लड़ाई है। फाइनली ईरान पूरी तरह से भी अगर बर्बाद हो जाएगा, तब भी उसका जो होर्मुज पे कंट्रोल है, उस 40-50 किलोमीटर के जो दायरा है, उस पे जो कंट्रोल है, वो इकोनॉमिकली किसी देश के पास उससे लड़ने के लिए किसी देश के पास उस तरह से रिसोर्सेज ही नहीं है। और कोई देश उतना अमीर ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं, आपको हर दिन वही करता फिरेगा, या फिर अपनी कैजुअलिटी को ईरान के कैजुअलिटी के इक्विवेलेंट में लेके जा पाएगा। अगर कोई देश ये सोचता है कि ईरान का अगर 50,000 सैनिक मर जाता है तो मैं भी अपने 50,000 सैनिक को मरवा के वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, तभी इस चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन चूँकि दूसरे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, तो किसी भी दूसरे कंट्रीज़ में ये संभव नहीं है इस तरह की घटनाएं होनी। ये मेन मुद्दा है कि हॉर्मुज पर ईरान छोड़ के किसी दूसरे देश का कंट्रोल हो पाए। अभी तक मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, अगर ये मेरी बात सच नहीं होगी और अगर आप ये देख रहे होंगे तो आप तुरंत इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर किसी ने भी आपको इस तरह से ये बताया हो कि क्यों कोई दूसरा देश हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आप जो है मेरी वीडियो को तुरंत डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई उस तरह से ना रिसर्च किया है, ना कोई उस तरह से सोच पाया है। और ईरान की जो इस्लामिक सत्ता है, वो किस तरह से भारत और सैयद अहमद मुसावी से जुड़ा हुआ है, ये भी अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और जो वहाँ के पहले इस्लामिक सुप्रीम लीडर हुए थे, आयतुल्ला रुहल्ला खामेनेई और खुमैनी अलग अलग हैं। खुमैनी के शिष्य थे खामनेई, जो कौम शहर में उनके पास पढ़ते थे, उनके स्टूडेंट थे। और जब उनको देश निकाला दिया गया था, निर्वासित किया गया था, तब उनकी जगह उन्होंने उनके मूवमेंट को ईरान में जारी रखा था। वो थे खामनेई। खुमैनी के दादा थे सैयद अहमद मुसावी, जो उत्तर प्रदेश के बाराबांकी ज़िले के किंतुर गांव के रहने वाले थे। तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, और ये भी आपको बताया कि ये स्पीड बोट्स और फास्ट बोट्स क्या होते हैं। आपको वीडियो आप देख लीजिए, किसी भी न्यूज़ चैनल पे देख लीजिए, ये किसी भी ब्लॉगर के, किसी भी जो भी इन मुद्दों पे, पॉलिटिक्स पे
या हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं, उनके वीडियोस को देख लीजिए। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि स्पीड बोट्स और फास्ट बोट्स क्या होते हैं। जबकि आप लोगों में से जो भी देखेंगे शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि वो स्पीड बोट्स में बैठे होंगे, उनको पता होगा। एक बोट है जो प्लास्टिक की बनी हुई है, उसको प्लास्टिक ही कहेंगे, रबर कहेंगे, रबर प्लास्टिक मिक्स, उसकी बनी हुई है। उसमें एक मोटर लगा हुआ है। उस मोटर के कारण वो बोट तेज़ी से चलती है और वो काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा एरिया को वो कवर कर सकती है। एक बोट जो है वो 10 मिनट के अंदर में 2-3 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकती है आसानी से। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो बोलेंगे, वो आसानी से 2-3 किलोमीटर का वो एरिया वो कवर कर लेंगी। और ये बहुत ही वहाँ पे जो हॉर्मुज़ पे ये जो बोट्स है ना, ये एक दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि इनके मन में भी डर है कि अगर कहीं 4 बोट्स रहेंगी तो उनमें 6 चौके 24 लोग रहेंगे, 6 × 4 24 लोग रहेंगे, तो अमेरिका मिसाइल छोड़ देगा। बस 6 बोट, उसके 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पास दूसरा बोट, फिर 2-3 किलोमीटर के पास तीसरा बोट। तो इस तरह की जो है वहाँ घटनाएं हैं। इससे पार पाना संभव ही नहीं है, ये असंभव है, इसका कोई रास्ता नहीं है। इसका मात्र एक रास्ता है कि आप पूरे ईरान को कब्रिस्तान बना दीजिए। अगर आप बना देते हैं तो ठीक है, तब नहीं होंगे, नहीं तो उनके जितने भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको लैंड इनकर्शंस करने पड़ेंगे, आपको बूट ऑन ग्राउंड्स करना पड़ेगा, और ग्राउंड्स करने के बाद उस पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो आपका, जैसे ही यहाँ पे इनका ये है सी वाला इलाका है, सी इलाके से इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है 10-20 किलोमीटर के अंदर में रहता है। उनके जो भी टनल्स हैं वहाँ पे आपको जाके उस पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा। मतलब समझ लीजिए कि इज़राइल जो है, बूट्स ऑन ग्राउंड की बात भी कर रहा हूँ, इज़राइल जो है गाज़ा जैसे छोटे से एरिया में अभी तक 100% जो है अपना इन्फ्लुएंस नहीं ला पाया है। और ईरान का जो वो एरिया है जहाँ जो हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, वो गाज़ा के एरिया का कम से कम आपको 30 से 40 गुना है। तो उस तरह से अगर सोचेंगे कि अमेरिका आज इजराइल अपने अगर 10,000 या 20,000 सैनिकों के साथ वो गाज़ा में मूव कर रहा है, तो अमेरिका को अगर वो 1 लाख सैनिकों के साथ मूव करेगा ना, तब भी उसको 2-3 साल का समय लगेगा। फाइनली ये चीज़ जो है, ये जो युद्ध है, इसको रोकने का मात्र एक उपाय है, वो शांति से बात करके और चीज़ों को सुलझाते हुए है। अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो युद्ध को उस राह में मोड़ना है कि ईरान जो है दूसरे देश पर कार्रवाई करे, दूसरा देश ईरान पे कार्रवाई करे, लेकिन ईरान उस रास्ते को ना रोके। और अगर हुती एक्टिव हो जाते हैं तो ये परेशानी इंटू 2 हो जाएगा। यही उसका जो है, ईरान का यही सबसे बड़ा हथियार है कि फाइनली उसके पास ऐसा कोई विपन नहीं है, उसके पास हुती हैं। हुती वही एक्टिविटीज़ करेंगे उस एरिया में, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो ईरान आज हॉर्मुज पे कर रहा है। तो फाइनली होगा क्या, पूरे देश के साथ पूरे विश्व में जो अभी बहुत सारी परेशानियां हैं, वो परेशानी जो है और जो है 10 टाइम्स बढ़ जाएंगी। हम लोगों के साथ ऐसे भी अब जो 1 से 2 महीने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। हम लोगों को या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर साइकिल्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं रुकते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। चीज़ें इतनी ज़्यादा वो अनस्टेबल हो सकती हैं कि हम चाहकर भी फिर उस चीज़ को बैक ना कर सकें। हाँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई फेवर नहीं ले रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं प्रो गवर्नमेंट हूँ, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, वो लॉजिकली जो किसी देश का नेता होना चाहिए, जो मुखिया होना चाहिए, उसने जो कहना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल वही बातें कही हैं कि हम लोगों को जो है पेट्रोटिज्म जो है
देशभक्ति ये नहीं होती है कि सिर्फ जो है हम देश के सीमा पे जाके लड़े। देशभक्ति ये भी होती है कि हम अपने देश को सुरक्षित और आत्मनिर्भर कैसे बनाए रखें। हम कम से कम इम्पोर्टेड सामानों का यूज़ करें, जो आयात किए गए सामान हैं, तो आज के डेट में हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन आज हम लोगों ने और मेरे पुराने वीडियोस के कंपैरिजन में आज मैंने आप लोगों से जिस तरह से इंटरेक्ट किया है, उसमें मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। और शायद मैं अपने मतलब कॉन्फिडेंस लेवल में 70-80% पे आ चुका हूँ कि अब मैं कैमरा को फेस करते हुए आप लोगों से बात कर सकता हूँ। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे बंगाल वाले पार्ट 1 की, तो आपको लगेगा कि कौन बोल रहा है, आप 10 सेकेंड में उसको स्किप मार देंगे। लेकिन आज वाली वीडियो अगर आप अभी तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये वीडियो देख के अपना टाइम नहीं गंवाया है, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हिस्ट्री की, इंडिया ईरान की और अभी की जो पॉलिटिकल कंडीशन है और जो हॉर्मुज की कंडीशन है, उस पे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी और वीडियो को देखना पड़े, वो आप अपने इंटरेस्ट में देखेंगे, लेकिन एजुकेशन के लेवल पर आप नहीं देखेंगे। अब जहाँ तक अगर मैं डेमोग्राफी के बारे में बात करने लगूँ या ज्योग्राफी के बारे में बात करने लगूँ, तो ये वीडियो जो अभी 20-25 मिनट का हुआ है, हो सकता है 4-5 घंटे का हो जाए क्योंकि बहुत सारे वहाँ के एथनिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की ज्योग्राफी जो है वास्ट है। ईरान काफ़ी लंबा चौड़ा देश है, काफ़ी अलग अलग तरह के वहाँ पे ग्रुप्स हैं। इराक के साथ वाले अलग ग्रुप्स हैं, सीरिया के साथ वाले अलग ग्रुप्स हैं, और इधर पाकिस्तान वाले साइड में अलग ग्रुप्स हैं। साउदर्न में जाएंगे तो साउदर्न में तो वो वहाँ का सी ही पड़ता है, आपको हॉर्मुज का ही क्षेत्र पड़ता है, उसके नीचे ओमान वाला क्षेत्र अलग है। तो इन सारी जो वहाँ पे अरब्स भी हैं, अरब्स का एरिया अलग है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अलग है। तो उन सारी चीज़ों पे अगर मैं आपसे बात करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे यूट्यूबर जिसके अभी 10-15 ही सब्सक्राइबर हैं, उनको अब और उतना ज़्यादा डिटेल में जाके बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ईरान के इतिहास को लेके आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि ईरान में आखिर में पिछले 200 साल में हुआ क्या है, 1830 से लेके 2026 तक। धन्यवाद आपका। अगर आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है या आएगी तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो उबाऊ है, इसमें नॉलेज नहीं है और मैं आपको उतनी सारी नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ, तो डेफिनेटली इसको डिसलाइक कीजिए। देख के छोड़ के मत जाइए, या तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए। मैं आपके डिसलाइक से भी हतोत्साहित नहीं होऊंगा। मैं इससे और अच्छा कंटेंट और कॉम्पैक्ट करके, कंसाइज करके, इससे अच्छा बना के आपको दूंगा, लेकिन मैं अभी हतोत्साहित नहीं होऊंगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं आपको इससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज किसी और कंट्री के बारे में, किसी और स्टेट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, डिफेंस के मुद्दे पे भी हो सकता है कि मैं आपको दूंगा, कि आपका नॉलेज जो मेरे वीडियो को देखने से पहले था, मेरे वीडियो को देखने के बाद वो बढ़ जाएगा। धन्यवाद आपका।